तो 73वें संविधान संशोधन के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर चुके थे कि ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए ग्रामीण स्थानीय शासन को क्या दे दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसके अधिनियम के माध्यम से? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। इसको लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। और इसीलिए आपको पता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके लिए जो प्रवर समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे श्री नाथूराम मिर्धा। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी, वो बात मैंने आपको ये बताई थी कि इस यानी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जिसमें विषय रखे गए 29 विषय। इन पर कानून बनाने का अधिकार स्थानीय यानी ग्रामीण स्थानीय सरकार को दे दिया गया। और ये सारे प्रावधान किए गए अनुच्छेद 243 के से लेकर अनुच्छेद 243 तक किए गए हैं सारे प्रावधान। और अगर हम भाग देखें तो कौन से भाग में? भारतीय संविधान के भाग 9 में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात होगी। अब हम प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी, इसमें एक्स्ट्रा और बता दिया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इस अधिनियम के माध्यम से, और जिसमें 29 विषय रखे गए। ये सारे प्रावधान जो संवैधानिक प्रावधान किए गए अनुच्छेद 243 के से लेकर 9 तक किए गए हैं। और कौन से भाग में किए गए? भाग 9 में। अब इसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है? सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिस्तरीय। इसकी प्रमुख विशेषता त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं। 3 स्तर अपनाए गए इसमें। सबसे पहले हम चार्ट बनाकर दे रखा है इसमें। स्तर सबसे पहले ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी। यानी स्तर निर्वाचित संस्था का नाम और निर्वाचित पदाधिकारी। अब सबसे पहले हम बात ग्राम छोटा, सबसे पहले स्तर त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्तर। तो सबसे छोटा स्तर कौन सा होगा? गांव का। तो गांव में निर्वाचित संस्था का नाम क्या होगा? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का जो निर्वाचित पदाधिकारी होगा वो क्या कहलाएगा? सरपंच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरपंच कहलाएगा। इसमें एक बात और जोड़ सकते हो आप कि प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं दे रखे इसमें। प्रशासनिक पदाधिकारी वो जानकारी के लिए आप जोड़ सकते हो उसमें। प्रशासनिक पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति की जाती है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रशासनिक पदाधिकारी होता है उसको बोलते हैं या तो पदेन सचिव बोलो, लेकिन आजकल उसका नाम कर दिया है ग्राम विकास अधिकारी। सेक्रेटरी बोलते हैं इसको, ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी होता है। याद करना चाहो तो कर लो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। जिसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं गांव की भाषा में। तो उसके बाद खंड स्तर पर है पंचायत समिति। और पंचायत समिति का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है। अब इसका जो प्रशासनिक पदाधिकारी होगा उसको बोलते हैं खंड विकास अधिकारी। दूसरे स्तर पर कौन से होते हैं? खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? BDO। यानी ये BDO हो गया। BDO इसका अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये अधिकारी यानी प्रशासनिक पदाधिकारी है कि जो भी निर्णय ले गए प्रधान यानी निर्वाचित पदाधिकारी जो भी निर्णय लेते हैं उनको लागू कौन करता है? प्रशासनिक पदाधिकारी, जिसको बोलते हैं खंड विकास अधिकारी।
ये अलाइड RAS ऑफिसर होता है। उसके बाद हम तीसरा स्तर बताएंगे। जिला स्तर पर होती है जिला परिषद, और जिला परिषद का निर्वाचित प्रमुख क्या होता है? जिला प्रमुख। और जिसका जो प्रशासनिक पदाधिकारी होता है उसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंग्लिश में बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। या तो ये सीनियर RAS ऑफिसर होता है या फिर ये IS ऑफिसर भी हो सकता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो 3 स्तर हो गए। तो इसकी प्रमुख विशेषता हो गई कि अब इसमें डिटेल नहीं दे रखा है, आपको डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक ग्राम पंचायत में 3000 तक की जनसंख्या होती है और जिसको वार्डों में बांट दिया जाता है। उसी प्रकार से पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती है, तो पंचायत समिति को भी वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। और उसी प्रकार से जिला परिषद में कई पंचायत समितियां होती हैं और उसको भी वार्डों में बांट दिया जाता है। तो अब हम इनके चुनाव की बात करेंगे। ये पहली विशेषता हो गई पंचायत राज की प्रमुख विशेषता हो गई त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली। तो 3 स्तर, आपसे 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को बताओ। तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली यही होगी, पहले स्तर बताएंगे, फिर निर्वाचित संस्था का नाम बताएंगे, फिर निर्वाचित पदाधिकारी। तो ग्राम स्तर पर कौन हो गई? ग्राम पंचायत, और इसका निर्वाचित प्रमुख क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। और प्रशासनिक प्रमुख कहलाता है ग्राम विकास अधिकारी। उसके बाद खंड स्तर पर होती है पंचायत समिति, इसका निर्वाचित प्रमुख होता है प्रधान। और जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, प्रशासनिक पदाधिकारी होता है, उसको बोलते हैं BDO, यानी खंड विकास अधिकारी, इंग्लिश में बोलेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद जिला स्तर पर होती है जिला परिषद, और जिला परिषद का जो निर्वाचित प्रमुख होता है वो कहलाता है जिला प्रमुख, और इसका प्रशासनिक पदाधिकारी कहलाता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंग्लिश में बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी CEO। अब हम इसकी अगली विशेषता की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं? इसकी अगली विशेषता की बात करते हैं। अगली विशेषता है इसकी जो प्रमुख अगली है, इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो ये सबसे पहले आपको ये समझनी है कि इनके सदस्यों को, आपको होता है ग्राम पंचायत के सदस्यों को बोलते हैं वार्ड पंच। क्या बोलते हैं? वार्ड पंच। और पंचायत समिति के सदस्यों को बोलते हैं पंचायत समिति सदस्य, और जिला परिषद के सदस्यों को भी जिला परिषद का सदस्य कहा जाता है, और ये वार्ड से निर्वाचित होते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, इनके सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से वार्ड के हिसाब से चुनती है। अपने अपने वार्ड के हिसाब से जनता वोट देती है, और जिस वार्ड से सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट जीत जाता है। तो इसके सदस्यों को, चाहे आप ग्राम पंचायत के सदस्यों की बात करें, चाहे पंचायत समिति की बात करें, चाहे जिला परिषद की, मोटी सी बात है कि इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से वार्ड के हिसाब से। और हम बात आगे इसमें स्पष्ट दे रखा है, ग्राम स्तर पर वार्ड पंच होता है, ठीक है ना, और सरपंच, इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती है। वार्ड पंच का चुनाव जनता करती है। वार्ड पंच का चुनाव होता है तो वार्ड पंच के यानी वार्ड के लोग मतदान करते हैं, और सरपंच के लिए सभी उस ग्राम पंचायत के सभी नागरिक मतदान करते हैं। खंड स्तर पर होती है पंचायत समिति, जिसको मंडल सदस्य बोलते हैं, पंचायत समिति सदस्य बोलते हैं। और जिला स्तर पर होती है जिला परिषद के सदस्यों को जनता सीधे निर्वाचन द्वारा चुनती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। साथ ही व्यवस्था की गई खंड और जिला स्तर के अध्यक्ष, जैसे खंड स्तर का कौन होता है? प्रधान। और जिला स्तर का कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। इनका चुनाव आपको होता है किसमें से? जो जिला प्रमुख और प्रधान कहलाते हैं का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से किया जाएगा। यानी पंचायत समिति के जितने भी सदस्य चुने जाते हैं उनमें से
प्रधान का चुनाव किया जाएगा। और वोटिंग कौन करते हैं, मतदान वो करते हैं पंचायत समिति के सदस्य। मान लीजिए किसी पंचायत समिति सदस्य के लिए 30 निर्वाचित हुए सदस्य, तो 30 में से ही कोई खड़ा हो जाएगा, 1 2 3, और उसके बाद वो 30 कैंडिडेट ही मतदान करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मत जिसको मिलते हैं उसको प्रधान बनाया जाता है। प्रधान का चुनाव कैसे किया जाता है कि निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों में से किया जाता है, पंचायत समिति सदस्यों द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से जिला प्रमुख का चुनाव भी जनता प्रत्यक्ष करती है। जिला प्रमुख यानी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा जिला प्रमुख का चुनाव किया जाता है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि चाहे इनके प्रमुख, अगर हम सदस्यों की बात करें तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। अब इनके अध्यक्षों की बात करेंगे तो जो ग्राम पंचायत का निर्वाचित पदाधिकारी सरपंच होता है उसका चुनाव जनता सीधे करती है, खुद ही करती है। लेकिन पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधान। प्रधान का चुनाव जनता अप्रत्यक्ष करती है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों में से किया जाता है इसका चुनाव। और उसी प्रकार अप्रत्यक्ष हो गया। उसी प्रकार से जिला प्रमुख का चुनाव भी जनता अप्रत्यक्ष करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 50 सदस्य चुने गए, इसके लिए जिला परिषद के लिए, तो उन 50 सदस्यों में से कोई भी 2 कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे। तो उसके बाद मतदान कौन करेंगे, ये 50 निर्वाचित जिला प्रमुख के सदस्य ही करेंगे। और उनमें से जिसको 2 खड़े हुए हैं, जिनमें 2 में से 3 खड़े हुए हैं, 4 खड़े हैं, कितने हो सकते हैं, और उनमें निर्वाचित सदस्यों में से होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलता है वह जिला प्रमुख बन जाता है। उदाहरण के लिए अभी तो चुनाव होंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताया जैसे जिला प्रमुख कौन थी, श्रीमती गीता खटाना थी। तो गीता खटाना पहले जिला परिषद की सदस्य निर्वाचित हुई और उसके बाद वे जिला प्रमुख के लिए खड़ी हुई, तो जिला परिषद के सदस्यों ने उनको मतदान किया और वे जिला प्रमुख बन गई। तो ये कुल मिला के ये बात है कि पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद के जिला प्रमुख का चुनाव इनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जाता है और जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ये चुनाव हो गया प्रत्यक्ष, यानी सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष, और इसके ग्राम पंचायत के प्रमुख का भी होता है प्रत्यक्ष, लेकिन जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है, जिसमें नीचे दे रखा है का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है। यानी पंचायत समिति सदस्यों में से प्रधान निर्वाचित होता है और जिला प्रमुख सदस्यों में से जिला प्रमुख सदस्यों में से आप होता है जिला प्रमुख। इसके अलावा एक पोस्ट और होती है उप प्रधान। उप प्रधान का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है कि जब, और उप जिला प्रमुख का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। यानी निर्वाचित सदस्यों में से ही आप ऐसा कर सकते हो कि उप प्रधान और प्रधान और उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख का निर्वाचन किया जाता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है आरक्षण की व्यवस्था। तो अधिनियम की सभी संस्थाओं में, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को कितना दिया गया है, 33%। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। इसके अलावा अनुसूचित जाति जिसको SC बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसको ST बोलते हैं, हेतु जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इनको यानी SC ST को भी आरक्षण दिया गया है। यह अधिनियम राज्य विधानमंडलों के लिए इसके लिए अधिकृत करता है कि वे संख्या में यानी संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण दे सकते हैं। तो राजस्थान में SC ST के साथ OBC को भी आरक्षण दिया गया है। लेकिन ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है राज्य के विधानमंडलों पर। तो राजस्थान के विधानमंडल यानी विधानसभा ने OBC को भी आरक्षण दिया है, किसमें, पंचायत राज संस्थाओं में। उसके बाद अगली जो चौथी प्रमुख विशेषता है वे पंचायतों का कार्यकाल, यानी पंचायतों का कार्यकाल सुनिश्चित किया गया 5 वर्ष का। अधिनियम सभी स्तरों की संस्थाओं के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित करता है, लेकिन समय पूरा होने से पहले भी इनका विघटन किया जा सकता है। 5 साल से पहले भी इनको सरकार विघटित कर सकती है। इसके बाद जब विघटित हो जाए तो 6 माह की अवधि में इनका चुनाव कराना जरूरी है दोबारा से। यानी विघटन के
6 माह के अंतर्गत 5 माह नहीं सॉरी 6 माह की अवधि में नई संस्थाओं का गठन होना जरूरी है। तो कार्यकाल 5 वर्ष का है, 5 वर्ष से पूर्व भी इन्हें विघटित किया जा सकता है, लेकिन विघटन के 6 माह के भीतर नई संस्थाओं का गठन यानी चुनाव आवश्यक है। उसके बाद आगे इनका चुनाव कौन करवाता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। राज्य का निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग का सदस्य क्या कहलाता है? निर्वाचन आयुक्त। क्या कहलाता है? निर्वाचन आयुक्त। जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, राज्यपाल। और वर्तमान समय में कौन है राजस्थान के निर्वाचन आयोग? श्री प्रेम सिंह मेहरा। श्री, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं PS मेहरा। PS मेहरा हैं, इसको याद कर लो, जिसका पूरा नाम है प्रेम सिंह मेहरा। प्रेम सिंह मेहरा ये सीनियर IAS ऑफिसर हैं, प्रेम सिंह मेहरा। तो ये राजस्थान के चुनाव आयुक्त हैं, निर्वाचन आयोग जिसको बोलेंगे, निर्वाचन या चुनाव आयुक्त। इसके अलावा एक निर्वाचन अधिकारी और होता है, निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। जब मैंने राज्यपाल का आपको कार्यपालिका शक्ति बताई थी उस समय बताया था। तो निर्वाचन आयुक्त के साथ निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो वर्तमान समय में कौन है राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी? श्री प्रवीण गुप्ता। ये भी IAS ऑफिसर है, प्रवीण गुप्ता। ये राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी हैं। तो आगे हम देखेंगे इसको इम्पोर्टेंट रूप से। आगे देखो, सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग का गठन क्यों किया गया? तो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव प्रक्रिया के नियमित और निष्पक्ष संचालन हेतु एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो निर्वाचन आयोग का गठन क्यों किया गया है? कि पंचायत राज संस्थाओं, चाहे वे ग्रामीण की हो चाहे शहर की हो, आगे हम शहर की बात करेंगे, उनका चुनाव, क्योंकि हम ग्रामीण स्थानीय शासन की बात करें इसलिए यहाँ पर पंचायत राज संस्थाओं की बात कर दी, लेकिन ग्रामीण के साथ शहरी संस्थाओं के चुनाव भी कराती है, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम आती है। निष्पक्ष और नियमित चुनाव कराती है, पहली बात, इसलिए इसका गठन किया गया है। अब इसका काम गठन क्यों किया गया आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन क्यों किया गया है? तो इसका आंसर होगा पंचायत राज संस्थाओं, या आप बोल सकते हो स्थानीय शासन की संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया के नियमित और निष्पक्ष संचालन हेतु इसका गठन किया गया है। उसके बाद इसका काम क्या है? मतदाता सूचियाँ तैयार करवाना, वोटर लिस्ट तैयार करवाना, लेकर पदाधिकारियों का निर्वाचन कराना, उनको निर्वाचित घोषित करना, उनको शपथ दिलाने तक का काम इनका काम राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है ना। अब राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन अधिकारी आयुक्त की नियुक्ति करता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और कौन कौन है ये भी मैंने आपको बता दिया। इनकी नियुक्ति की अवधि और सेवा शर्तें राज्यपाल निर्धारित करता है, और इनकी वही योग्यताएं होती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये ध्यान रखना। कार्यकाल भी वही होता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 62 वर्ष की आयु तक। इससे पहले केवल उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटा सकते हैं। इसी प्रकार से राज्य के चुनाव अधिकारी और चुनाव आयुक्त को भी 62 वर्ष की आयु तक काम करते हैं, और इनको केवल महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से संसद ही हटा सकती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया तरीके भी वही होंगे, वेतन भत्ते सब कुछ वही मिलते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलते हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट बात है, अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग का गठन क्यों किया जाता है, इसका काम क्या है, निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान समय में, और निर्वाचन अधिकारी कौन है, और इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी सेवा शर्तें क्या होती है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होती है, और उसी प्रक्रिया से इनको हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है।
अब आगे ये दे रखा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन। तो पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये कौन करेगा? राज्यपाल। तो आपसे पूछ लिया जाए कि वित्त आयोग का गठन क्यों किया गया है, तो पंचायत राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए कितने वर्ष पश्चात? 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो इसका काम हो गया है। उसके बाद आगे भी हम देखेंगे, ये है यानी कौन? वित्त आयोग। यह आयोग राज्यपाल को इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा यानी समीक्षा करता है। तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा किस आधार पर करेगा? इन संस्थाओं के पास आय के क्या क्या स्रोत हैं, धन को कैसे बांटा जाएगा, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, कर चुंगी इत्यादि के बारे में अनुशंसा करता है। तो ये इसका क्या हो गया? काम हो गया। अगर 2 काम पूछे तो ये राज्य वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है पंचायत राज संस्थाओं की, और दूसरा पंचायत राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा किसके आधार पर करता है? आय के स्रोत, आय के वितरण, कर चुंगी, अनुदान इत्यादि के आधार पर करता है। उसके बाद है इसी अगली विशेषता जो इम्पोर्टेंट है, ऑडिटिंग जिसको बोलते हैं। राज्य सरकार इन संस्थाओं के लेखों का समय समय पर परीक्षण करता है, जांच हेतु नियम भी बना सकता है। कि ऑडिटिंग का उद्देश्य ये है कि मितव्ययिता के साथ कार्य किया जाए, अधिक खर्चा ना किया जाए, फिजूल खर्चा ना किया जाए। उसको रोकने के लिए मान लीजिए आपके परिवार में आपके फादर आपको 100 रुपये देते हैं, और 100 रुपये देते हैं तो आपने 100 रुपये को किन कामों में लिया और कितने आपके पास बचे, अगर आपसे पूछते हैं तो ये ऑडिटिंग हो गई। उसी प्रकार से आपको होता है वित्त आयोग, यानी जो संस्थाएं काम करती है, इन संस्थाओं की ऑडिटिंग के नियम राज्य सरकार बनाती है और इसके लिए अधिकारी की नियुक्ति करती है। तो राज्य सरकार इन संस्थाओं के लेखों का समय समय पर जांच करती है, उसके लिए नियम भी बनाती है। इसके अलावा हम आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने आपको पहले ही बता दी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, और इसमें 29 विषय रखे गए, और इन विषयों पर कानून बनाएगी कौन? पंचायत राज संस्था बनाएंगी, लागू करेगी, कर इकट्ठा करेंगे। तो कुछ विषय दे रखे इसमें इम्पोर्टेंट, बहुत सारे 29 के 29 विषय दे रखे हैं, आप कुछ ध्यान रख सकते हो। जैसे कृषि है, कृषि भूमि विकास है, इसके अलावा पशुधन है, मछली पालन है, वन जीवन और वनों में कृषि है, खादी है, ग्राम कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास है। उसके बाद हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा है, पुस्तकालय वाचनालय हैं, मेले बाज़ार हैं, और उसके बाद इसमें बहुत सारी बातें रखी है, महिला बाल विकास है। इसके बाद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, PDS, सार्वजनिक संपत्तियों की देख रेख है इत्यादि, ये सारी बात कही गई है। और मैंने आपको पहली बात जो दूसरे पाठ के अंतर्गत पढ़ाई थी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, कि राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है ग्राम पंचायतों को गठन करे और उनको ऐसी शक्तियाँ दें ताकि वे शक्तिशाली रूप में काम कर सकें। यानी शक्तिशाली का मतलब क्या है? कि वे आत्मनिर्भर इकाई के रूप में काम कर सकें। तो ये 73वां संविधान संशोधन हो गया। अब हम 74वें संविधान संशोधन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ये भी 1992 में पारित हुआ, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 1 जून 1993 को लागू किया गया। जैसे 73वां संविधान संशोधन 92 में पारित हो गया, लेकिन उसको लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। तो ये भी कानून 1992 में बन गया था, लेकिन लागू कब किया गया? 1 जून 1993 को। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी संस्थाओं को शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। पृष्ठभूमि दे नहीं रखा है, मैं बता रहा हूँ, वो संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है ना? पहली बात पृष्ठभूमि में लिखेंगे।
उसके बाद भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये इम्पोर्टेंट। इसमें कितने विषय रखे गए? 18 विषय। आगे दे रखे हैं विषय 18 विषय। और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? शहर की संस्थाओं को होगा। इसके अलावा ये सारे प्रावधान कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए? 243 23 से लेकर 243 ये 6 तक प्रावधान किए गए हैं। ये 6 तक प्रावधान ये किए गए हैं। तो 74वें संविधान संशोधन को कब लागू किया गया? 1 जून 1993 को। पारित कब हुआ? 92 में। इसके माध्यम से क्या किया गया? शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए? 18 विषय रखे गए। और कहाँ तक प्रावधान किए गए? अनुच्छेद 243 23 से लेकर ये 6 तक किए गए। इसके अलावा ये सारे प्रावधान भारतीय संविधान के भाग कौन से किए गए? भाग 9 के कबूत अलग से जोड़ा 9 के में किए गए हैं। ये सारे प्रावधान 9 के में किए गए हैं। सारे प्रावधान 9 के में। और अनुच्छेद 243 23 से लेकर ये 6 तक। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके माध्यम से शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि इसकी भी पहली विशेषता है जिसमें दे नहीं रखी, मैं आपको बता दूं। जहां चीज़ के भी 3 स्तर होंगे। सबसे पहले नगर पालिका है। नगर पालिका मैं आपको भी बता दूंगा। स्तर इसके ऐसे बना सकते हैं जैसे हम 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से बनाए थे। तो नगर पालिका। उसके बाद इनसे बड़ी होंगी नगर परिषद। नगर परिषद। और तीसरी है नगर निगम। तो ये भी 3 स्तर के हो गए। कितने स्तर के हो गए? 3। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो, जहाँ पर जनसंख्या 10,000 से 1 लाख तक है वहाँ पर क्या होती है? नगर पालिकाएँ होती हैं। ठीक है। और इसका प्रमुख क्या कहलाता है? निर्वाचित, जिसको चेयरमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेयरमैन। ठीक है ना। और इसका जो ये तो निर्वाचित पदाधिकारी होगा। इसका अभी मैं आपको टेबल बना के बता दूंगा, तो टेबल में भी आप कर सकते हो। तो इसका निर्वाचित प्रमुख हो गया चेयरमैन, जिसको नगर पालिका अध्यक्ष बोलते हैं। इसका प्रशासनिक प्रमुख हो गया जिसको बोलते हैं अधिशासी अधिकारी। क्या बोलते हैं? अधिशासी अधिकारी बोलते हैं। अधिशासी अधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। EXECUTIVE ऑफिसर, यानी शॉर्टकट में ईओ। क्या हो जाएगा? शॉर्टकट में ईओ बोलते हैं, ईओ। ठीक है ना। अब चुनाव कैसे होंगे मैं आपको आगे बताऊंगा दूसरे बिंदु में। दूसरा है इसमें जहाँ जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख तक होगी वहाँ क्या होगी? नगर परिषद। और नगर परिषद का जो प्रमुख होता है वह क्या कहलाता है? सभापति। क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। ठीक है ना। और इसका जो प्रशासनिक पदाधिकारी होता है उसको बोलते हैं आयुक्त। क्या बोलते हैं? आयुक्त बोलते हैं। उसके अलावा जो तीसरा जो स्तर होता है वह होता है जहाँ 3 लाख से अधिक जनसंख्या है, उसको बोलते हैं नगर निगम। और नगर निगम का अध्यक्ष कहलाता है मेयर या महापौर। ठीक है। और इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य, CEO होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जो पोस्ट जिला परिषद में होती है वही पोस्ट यहाँ पर होती है, इसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं। तो इसको इस तरह बता देते हैं। बाकी जो बाकी की विशेषताएं हैं उनको हम बाद में देखेंगे। तो इसके स्तर में जैसे मैंने आपको, आप क्या बना सकते हो? स्तर बनाओ। जैसे ही आपने स्तर बना दें यहाँ पर स्तर,
तो स्तर हो गए हैं जनसंख्या का। उसके बाद निर्वाचित पदाधिकारी, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, निर्वाचित संस्था का नाम, निर्वाचित संस्था। फिर निर्वाचित पदाधिकारी हो गया। फिर प्रशासनिक पदाधिकारी हो गया। कौन सा हो गया? प्रशासनिक पदाधिकारी। तो जहाँ जनसंख्या 10,000 से कितनी होती है? 1 लाख, वहाँ क्या होगी? नगर पालिका। क्या होगी? नगर पालिका। इसका प्रमुख क्या कहलाएगा? चेयरमैन। जगह कम है यहाँ पर, चेयरमैन। और वो क्या कहलाएगा? ईओ, अधिशासी अधिकारी। मैंने आपको पहले बता दिया, ये टेबल बन गई ईओ। उसके बाद जहाँ जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख तक होती है, वहाँ क्या होती है? नगर परिषद। क्या होगी? नगर परिषद। उसका निर्वाचित प्रमुख क्या कहलाएगा? आयुक्त यानी सभापति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सभापति। सभापति कहलाएगा। और उसका निर्वाचित जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वह क्या कहलाएगा? आयुक्त। आगे जगह नहीं इसलिए ही लिख देता हूँ, आयुक्त। तीसरा, जहाँ 3 लाख से, ये पहला स्तर हो गया, ये दूसरा स्तर हो गया और ये तीसरा स्तर हो जाएगा। ये दूसरा स्तर हो गया, जगह नहीं है, दूसरा स्तर। ये जहाँ जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो, 3 लाख से अधिक, वहाँ होगी नगर परिषद, नगर निगम। नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाएगा? मेयर। इंग्लिश में, हिंदी में महापौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापौर। और इसका प्रशासनिक प्रमुख कहलाएगा CEO। तो इस प्रकार की टेबल आप भी बना सकते हो, जिसकी पहली विशेषता हो जाएगी। बाकी का कल करेंगे अगली वीडियो में।